अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। अब जो ये केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें से कुछ रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट यानी कि कवर अप कर चुके हैं। अब आज हम लोगों को जो पार्ट स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शंस में वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो जो आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है अल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शंस। ठीक है, अभी नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, बट ट्रस्ट मी इस चैप्टर की जो पूरी रिएक्शंस हैं सबसे ईजी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, और इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन टॉपिक पे क्वेश्चन आता है मतलब आता ही है। अच्छा, तो अभी पहले तो पढ़ते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन या फिर फ्यूचर में आने वाली दूसरी रिएक्शंस, ठीक है, जैसे और कौन सी रिएक्शन आएगी, कैनिज़ारो रिएक्शन आप लोगों के पास एक हाथ में आने वाली है। उसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन क्लासन स्मिथ एक आएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस आप लोगों को कैसे पहचान में आएगी कि ये रिएक्शन एल्डोल होने वाली है या ये रिएक्शन क्लासन स्मिथ की कैटेगरी में आएगी। तो इन रिएक्शंस की पहचान है कि ये रिएक्शंस तभी होती हैं, ये जितने की भी मैंने अभी नाम लिए, जब आपके गिवन सबस्ट्रेट यानी कि एल्डोल या फिर गिवन सबस्ट्रेट यानी कि अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में आप लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम की वजह से ही एल्डोल कंडेंसेशन या फिर फ्यूचर वाली जो भी रिएक्शंस होंगी, फिलहाल आज की क्लास हमारी एल्डोल पे कंसंट्रेटेड है, तो ये रिएक्शन तभी अकर होगी जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्फा हाइड्रोजन। वैसे तुम लोगों को पता है बट फिर भी एक बार रिवाइज करवा दिया जाए। अभी ये से इमेजिन करते हैं आपके पास कोई एक अल्डिहाइड है, सर्टेन अल्डिहाइड है, इमेजिन करो ये है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड को मैंने लिया है। तो इस पोजीशन को, ये तो क्योंकि हमारा मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप के जो आजू और बाजू यानी कि जो लेफ्ट और राइट में, अभी क्योंकि अल्डिहाइड है तो एक तरफ तो H का होना अनिवार्य है। ठीक है, लेट्स इमेजिन कि राइट साइड में हमेशा H रहेगा। तुम चाहो तो लेफ्ट को फिक्स कर सकते हो, बट मेरी आदत है राइट में H बनाने की। तो लेट अस इमेजिन कि राइट साइड में मैंने H को फिक्स कर दिया, तो जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड में एक कार्बन एटम होना चाहिए, इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। पहली बात तो इस बाजू के इस कार्बोनिल, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के जो बाजू में जो कार्बन होता है, कार्बन एटम एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, उसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, आप लोगों का अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। अब ये जो आप लोगों का अल्फा कार्बन एटम है, ये फॉर्मल्डिहाइड में मिसिंग है। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन एटम है ही नहीं। सो देयरफॉर मैं फिलहाल आज की क्लास के लिए एल्डोल कंडेंसेशन में उस फॉर्मल्डिहाइड को लूँगी ही नहीं, क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे देगा? अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो अभी हम लोगों के पास एक दूसरा सबस्ट्रेट ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन यू है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये जो आपका C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, ठीक है, इसके बाजू में जो पोजीशन है, यानी कि इस पोजीशन को अल्फा कहा जाएगा और उसके बाद में बीटा एंड सो ऑन। तो जो अल्फा पोजीशन है, उस अल्फा पोजीशन में आपके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो क्या उसके पास हाइड्रोजन एटम है? यस, इसके पास हाइड्रोजन एटम है। तो इस टाइप के सबस्ट्रेट्स आप लोगों को क्या देंगे, आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। ठीक है, तो जैसे ही अल्डिहाइड में मैंने बताया है, सेम यही चीज़ कीटोन में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। तो अभी ये भी मेरी अल्फा पोजीशन है और ये भी मेरी अल्फा पोजीशन है, बराबर। तो अब यहाँ पे भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर रिएक्शन में किस अल्फा हाइड्रोजन को कंसिडर किया जाएगा? फिलहाल आज की क्लास में रिएक्शन हो रही है, इतना बस पता होना चाहिए, बट कंसिडर किसको किया जाएगा? तो ये कंसिडरेशन जब हम लोग क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे तब उस वक्त मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशंस के साथ इस चीज़ को समझाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कुछ फंडामेंटल रूल्स आपको अपनी छोटे से खोपड़ी के अंदर याद रखने और कुछ भी नहीं। लेकिन
तब हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अल्फा हाइड्रोजन है, इतना क्लियर हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे डिटेक्ट करते हैं ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एल्डोल कंडेंसेशन वो सबस्ट्रेट देते हैं जिन सबस्ट्रेट्स के पास क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर उन लोगों के पास में कीटोन ग्रुप होता है। अगर कोई तुम दूसरा सबस्ट्रेट ले आओगे, लेट से तुम लेकर आ गए कोई कार्बोऑक्सैलिक एसिड, और तुम कार्बोऑक्सैलिक एसिड को कह रहे हो कि जाओ जाके एल्डोल कंडेंसेशन करो, so carboxylic acid or amines or any other functional group are not going to take part in are not going to perform aldol condensation. Aldol condensation reaction is strictly for those carbonyl compounds which have at least one alpha hydrogen and specifically they are आपका aldehyde and ketones। ठीक है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी आप ऐसा किसी अल्डिहाइड या ऐसे किसी कीटोन्स को पिक नहीं करोगे, ठीक है, जिसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो आप ये रिएक्शन नहीं कर सकते, ऐसा सबस्ट्रेट। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही मज़ेदार सी मैं चीज़ मैं दिखाती हूँ कि ये वाला जो आपके पास लेट्स इमेजिन एक कंपाउंड है CH2 और डबल बॉन्ड है CH और उसके बाद सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या आप पहचानो कि इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा या कौन सा सबस्ट्रेट एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो हम में से कई लोग मार्क कर देते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट मैंने भी तुम लोगों के सामने लिखा है, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा। क्यों परफॉर्म करेगा? क्योंकि उन लोगों को, इवन मुझे भी ऐसा लगेगा अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने चीज़ें पढ़ी नहीं है, कि ये एक अल्फा पोजीशन है, और अगर ये एक अल्फा पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है और अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हम इसका आंसर दे देंगे कि यस इट परफॉर्म्स। बट बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन आपका डबली बॉन्डेड हो गया है तो इसका आंसर आएगा नो। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा अल्फा कार्बन एटम है जो डबली बॉन्डेड हो चुका है, वो डबली बॉन्डेड अल्फा कार्बन एटम उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ये बात याद रखोगे। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और आ सकता है, लेट्स इमेजिन मैंने ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। तुमने से मैंने पूछा कि क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा, तो तुमने ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग देखा और ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग देखकर तुमने मुझे बताया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, कैसे कर सकता, अभी अभी तो आपने ऊपर बोला है। तो एग्जैक्टली ये वाली जो पोजीशन है ये अल्फा हाइड्रोजन के जैसे बिहेव नहीं करेगी। लेकिन 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 इस पूरे सिस्टम के बाजू में जो कार्बन होगा, इस पूरे सिस्टम के बाजू में ये वाला कार्बन एटम, इसके पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, सो देयरफॉर ये सिस्टम अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो तुम्हें इस तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और जैसे जैसे तुम्हें ये चीज़ें पता रहेंगी उसके अकॉर्डिंग तुम जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबस्ट्रेट हो चुका है, सबस्ट्रेट से अब हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबस्ट्रेट से अब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, तो देखते हैं सबस्ट्रेट हम लोगों को क्या बताता है, क्या चीज़ें समझाता है। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, वो उसको देखते हैं, सीखते हैं उसकी मदद से। मान लेते हैं आपके पास एक एल्डोल कंडेंसेशन मैंने करने के लिए दिया, सबस्ट्रेट मैं आपको दे चुकी हूँ। अब बात आ जाती है किसकी, रिएजेंट की। तो कौन सा रिएजेंट हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन को करवाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला, आप उसको एसिड कैटेलाइज भी करवा सकते हो और दूसरा आप उसको बेस कैटेलाइज भी करवा सकते हो। आज का हम लोगों का जो एल्डोल कंडेंसेशन का टॉपिक है वो बेस कैटेलाइज्ड है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ बेस कैटेलाइज देख रहे हैं, एसिड कैटेलाइज भी देखेंगे इसी के बाद, जस्ट बट नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक ही वीडियो में दोनों को मिक्सअप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास एसिड कैटेलाइज्ड है और बेस कैटेलाइज्ड है, तो हम लोग आज बेस कैटेलाइज की बातचीत करेंगे। तो अगर आप बेस कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन करवाना चाहते हो तो आप लोगों के पास डाइल्यूट अल्कलीज का होना ज़रूरी है। डाइल्यूट अल्कली, अब इतने छोटे बच्चे तो होनी कि अल्कली का मतलब नहीं पता है, दैट बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली। तो डाइल्यूट अल्कली में क्या क्या ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो तुम, आप NaOH क्रिएट कर सकते हो, KOH क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस 2 क्रिएट कर सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से और भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ तुम क्रिएट करवा लेना, ठीक है। या फिर K2CO3, इसको भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी आप लोगों का बेस है
बट बेसिक कार्बोनेट है बेसिकली। तो ये हम लोग इनके साथ ये रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब इसमें भी देखो, इस रिएक्शन की एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि इस रिएक्शन को होने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, वैसे टेम्परेचर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। एरो के ऊपर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस लिख कर आए, एरो के ऊपर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ना लिख के आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी कोई इंसान टेम्परेचर को याद करके तो रिएक्शन आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना। वो किस बेसिस पे रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेगा कि वो एल्डोल है कि वो एल्डोल नहीं है, कि वहाँ पे आपने सबस्ट्रेट क्या लिखा। बराबर, आप लोगों के पास जो सबस्ट्रेट है, क्या उस सबस्ट्रेट और उस रिएजेंट की मदद से क्या आप उसको ऐसा एल्डोल पहचान पा रहे हो कि आप उसको एज एल्डोल नहीं पहचान पा रहे हो। वो चीज़ एक्चुअल में मायने रखेगा, ना कि बिलो। ये तो एक जीके फैक्ट है, याद नहीं भी रहा तो भी चलता है, उसके याद होने नहीं होने से कोई ऐसा खासा फर्क हम लोगों की पढ़ाई में नहीं पड़ेगा। तो अभी आ गए हम लोग यहाँ पे बिलो 10 डिग्री सेल्सियस को, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम लोग एल्डोल परफॉर्म करते हैं, तो एल्डोल की रिएक्शन को जब आप लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कॉपी पेन में तो आप कोई भी बेस ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लैब में एल्डोल को परफॉर्म कर रहे हो और अगर आपका जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, अगर आपके सबस्ट्रेट में मान लेते हैं जैसे सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट में आपने लेके रखा है अल्डिहाइड रिएक्शन करवाने के लिए, तो आपके पास जो रिएजेंट है, उस रिएजेंट में वैसे तो हम कोई भी डाइल्यूट अल्कली ले सकते हैं, लेकिन अल्डिहाइड यदि सबस्ट्रेट है तो उस अल्डिहाइड के साथ जो बेस्ट सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो, बेस्ट रिएजेंट का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, वो होता है डाइल्यूट NaOH। हाँ, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि एक इंसान जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मतलब जिन्होंने भी रिसर्च वर्क की होगी, उन लोगों ने इस सब चीज़ों को निकाला होगा खोज कर, और फाइनल रिजल्ट्स हम लोगों के सामने किताबों में वो लोग पब्लिश करते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं ढूंढते, यानी कि मैंने नहीं ढूंढा है, किसी ना किसी ने तो ढूंढा ही होगा। उस इंसान की खोज को हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है वो आप क्या लोगे, डाइल्यूट NaOH। सो व्हेन यू यूज डाइल्यूट NaOH देन सबस्ट्रेट शुड बी अल्डिहाइड। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये वाला। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने कीटोन लेके रखा है, तो कीटोन के साथ बेस्ट सूटेड जो रहेगा वो रहेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करो, रिएक्शन आप लोगों का अच्छा रहेगा। अब आगे, ये रिएजेंट की बात हो गई, सबस्ट्रेट की बात हो गई, और तीसरी चीज़ जो इन्वॉल्व होती है राइट हैंड साइड में वो होता है प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है एल्डोल, राइट। यहाँ पे हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डोल, जैसे इसी चैप्टर में तुम्हें मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी, हाइड्रोसाइनिन लाइक समथिंग कुछ पढ़ाया था, जिसने बताया था कि आप लोगों का जो एक ऐसा ग्रुप, जिस ग्रुप में आप लोगों के पास OH भी रहता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रहता है, और साथ ही साइनोहाइड्रिन और साइनाइड ग्रुप भी रहता है उसके पास अवेलेबल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। इसी चैप्टर में अगर तुम भूल गए हो तो उसका वीडियो वगैरह देखकर उस चीज़ को रिवाइज करके रख लो। लेकिन एल्डोल का मतलब क्या होता है, तो व्हाट यू मीन बाय द टर्म एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है आप लोगों के पास एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में आपके पास उस जगह पे OH ग्रुप भी है और साथ ही साथ में आपके पास कार्बोनिल ग्रुप भी है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ OH ग्रुप एंड दैट कार्बोनिल ग्रुप इज नोन एज व्हाट, एल्डोल। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल। अभी पूरा वर्ड हमने क्रैक नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ एल्डोल बोला है, कंडेंसेशन बाद में आएगा, ठीक है, कंडेंसेशन पे बातचीत बाद में होगी। अभी हम लोग सिर्फ किस पे बातचीत कर रहे हैं, एल्डोल पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोल, एल्डोल इज अ कंपाउंड which contains OH group as well as carbonyl group is known as आप लोगों का एल्डोल। अच्छा, अब इस एल्डोल का कोई नाम पता कुछ है कि नहीं है, कि ऐसे ही है आप लोगों का ये एल्डोल। तो ये जो एल्डोल होता है, इस एल्डोल का अगर मैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर अगर मैं इसका करने बैठूं, तो ये आप लोगों का रहता है बीटा हाइड्रो ऑक्सी कंपाउंड। याद रखना, एक छोटा सा MCQ है, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बीटा हाइड्रो ऑक्सी कंपाउंड, ये बीटा हाइड्रो ऑक्सी नामक बला क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख दिया है, CH3CH, यहाँ पे आपका OH लटक रहा है, दिस इज योर CH2 और ये है आपका CHO। तो जो ये CHO है ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है,
ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाजू की पोजीशन अल्फा पोजीशन और उसके बाजू की पोजीशन बीटा पोजीशन, क्योंकि मेरा OH ग्रुप आपके CHO के ग्रुप के कंपेयर में सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, लोकेंट के जैसे बिहेव करेगा। कई लोगों को ये चीज़ ऐसी लग रही होगी कि ये क्या क्या बातचीत हो रही है, तो IUPAC का ये बेसिक है, तो वहाँ से तो पता ही होगा। और जब OH एक लोकेंट के जैसे बिहेव करता है, पेरेंट के जैसे वो बिहेव नहीं करता, पेरेंट चेन में अगर वो नहीं काउंट हो रहा है, तो उसे हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्योंकि वो बीटा पोजीशन पे है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि आपके कि कौन से टाइप के कंपाउंड्स एल्डोल देंगे, तो ऑप्शन में आएगा अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी, डेल्टा हाइड्रोक्सी। तो पता होना चाहिए कि आपके जो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आप लोगों के क्या देते हैं, एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को ये लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पे भी बातचीत हो गई है, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी और बातचीत के ऊपर। सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ओके। अभी इसमें हम लोगों को एक पार्ट पढ़ना है, समझना है, मैकेनिज्म में जाना है। लेकिन मैकेनिज्म में जाने से पहले कुछ बेसिक बातचीत कर लेते हैं। उस बेसिक बातचीत के बेसिस पर ही आज की क्लास आगे जाएगी। अब जब तुम इस रिएक्शन को कंडक्ट करोगे, जब तुम यहाँ पे अपना सबस्ट्रेट लोगे, तो जो तुम्हारे पास सबस्ट्रेट रहेगा, उस सबस्ट्रेट में सोचो हम क्या क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या केसेस कंसिडर कर सकते हैं। आज वैसे हम लोग एक ही केस पढ़ने वाले हैं, बट क्या क्या केसेस हम ले सकते हैं। केस नंबर 1 हम ये ले सकते हैं कि मैंने 2 सबस्ट्रेट लेने हैं। याद रखना, सबस्ट्रेट 2 रहेंगे। यहाँ पे कैसा रहता है, एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट, लेकिन एल्डोल में 2 सबस्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, तो 2 सबस्ट्रेट में एक आपने अल्डिहाइड 1 लिया और आपने एग्जैक्टली उसी का क्लोन एक दूसरा अल्डिहाइड भी ले लिया। यानी कि आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट किया कि 2 अल्डिहाइड ले रहे हैं और दोनों के दोनों अल्डिहाइड आपने कैसे ले लिए, सेम ले लिया। ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक इसी केस में सेम ऐसा ही बातचीत करके हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आप ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन ले सकते हो कि आपने एक कीटोन लिया और उसी के जैसा आपने एक कीटोन और ले लिया, तो वो भी आपका एल्डोल का केस बन गया। केस नंबर 2 यहाँ पे ऐसा डिस्कशन किया जा सकता है कि चलो कोई बात नहीं, आप अल्डिहाइड ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, एक अल्डिहाइड आप अलग ले लो और एक दूसरा अल्डिहाइड ले लो, मतलब 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स के बीच में मैं रिएक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, ये करवा सकते हो। फिर ऐसा भी करवा सकते हो, एक कीटोन लिया है, दूसरा कीटोन ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं। तो आज हम लोग एक्चुअल में किस केस पे बातचीत कर रहे हैं वो हम लोगों का रहना चाहिए। और जब तुम सारे केसेस को सम अप कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे इसमें केस वेस बना के पढ़ाने की नीड भी नहीं थी, ये सिंपली ऐसे ही समझ में आ जाता। लेकिन अगर मैं सिंपली अभी वैसे ही समझा दूँ जो मेरे दिमाग में है, तो उसमें से तुम्हारे दिमाग में एकदम खिचड़ी बन जाएगी। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम लोग कौन से कैटेलाइज पढ़ रहे हैं, बेस कैटेलाइज पढ़ रहे हैं, एसिड कैटेलाइज नहीं पढ़ रहे हैं। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे वो बेस कैटेलाइज ही आते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो एसिड कैटेलाइज क्वेश्चन आते हैं। तो जो एसिड कैटेलाइज है उसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जब एसिड कैटेलाइज का वीडियो रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो बेस कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सबस्ट्रेट लेना है। सबस्ट्रेट 1 में हम अल्डिहाइड पहला लेंगे और एग्जैक्टली हम एक दूसरा अल्डिहाइड वैसा ही लेंगे, मतलब क्लोन ले रहे हैं। और इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिमिलरली अल्डिहाइड अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कीटोन ले लो, बट जो दूसरा कीटोन लोगे वो भी तुम्हें वही पहले वाले के जैसे ही लेना पड़ेगा। और अगेन इसमें भी वही बातचीत होगी कि इसके पास भी क्या होना चाहिए, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम होना अनिवार्य है। ये सबस्ट्रेट लेना है। रिएजेंट चाहे आप अलग अलग केसेस बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएजेंट थोड़ी ना चेंज होंगे, रिएजेंट जो है सो है, उसको क्या चेंज करोगे तुम। अच्छा, अब इस रिएक्शन को समझते हैं। तो पहले मैं रिएक्शन के मैकेनिज्म से ये वाली चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं, बिकॉज ट्रिक्स बताई जा सकती हैं, बट कई बार कैसा होता है
क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व नहीं होते, स्पेशली तब नहीं होते जब आप लोगों के पास कोई साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, तो फिर क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब एक इंसान को मैकेनिज्म पता होती है। ठीक है, तो ट्रिक्स हर जगह काम नहीं आती हैं, हाँ, बट अगर कोई बहुत ही बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन आ गए तो उस बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ट्रिक्स। तो बट पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों का क्या देख लेंगे, एक एल्डोल वाला पार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से सिंपल तरीके से रिएक्शन वहाँ पे की जा रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने 2 अल्डिहाइड्स ले लिए, तुम इस रिएक्शन को करके देख लेना कीटोन्स के साथ। मैं फ़िलहाल कोई भी 2 अल्डिहाइड ले लेती हूँ। तो जस्ट इमेजिन मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में नहीं ले सकती, स्टार्टिंग में ही हमने रीज़न बता दिया है, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और जब आप सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करते हो तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। अच्छा, अब इसमें ये मैंने 2 आप लोगों के पास क्या लेके रखे हैं, ये बड़े मज़ेदार अल्डिहाइड लिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ ये OH नेगेटिव, वैसे KOH NaOH ये सब भी लिखा जा सकता है, बट Na+ K+ की मुझे नीड ही क्या है, सो आई विल सिंपली राइट OH नेगेटिव। अब होगा कैसे, जैसे तुमको पता है, इससे पहले भी कई बार ये प्रवचन मेरे सुन चुके हो, कि कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ आप लोगों का, स्पेशली OH नेगेटिव, ये एज अ बेस भी एक्ट कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ में एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों के जैसे बिहेव कर सकती है। तो अब वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो एज अ बेस बिहेव करवाएगा OH नेगेटिव को, कि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो OH नेगेटिव क्या करवाएगा, एज अ बेस बिहेव करेगा, उस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच के निकाल के बाहर लाएगा, और OH नेगेटिव उस H+ के साथ कंबाइन करके क्या कर लेगा, आप लोगों का H2O फॉर्म कर लेगा। इससे पहले भी कई बार ये प्रवचन तुम लोगों के सामने रिपीट कर दिए गए हैं, तो मेरे साथ की बात तुम्हारे भेजे में कुछ गई होगी। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मैं बात कर रही हूँ, वही आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। तो लेट्स इमेजिन दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसके ऊपर OH नेगेटिव का अटैक करवा रहे हो। अगर दोनों डिफरेंट होते तो फिर बात कंपैरिजन की आती, बट फिलहाल तो दोनों सेम है, तो कहीं पे भी किसी को भी अटैक कराओ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो आप लोगों के पास CH3 था, इसके CH3 के एक H को मैं ऐसे लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। तो होगा कैसा, अब ये बड़े मज़े से OH नेगेटिव अपने एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा, इस H पे अटैक करेगा। जब ये इस H पे अटैक करेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस पे शिफ्ट होंगे, आपके CH2 पर। ये होती है आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में आप लोगों के पास जो बेस होता है, ये बेस अटैक करता है ऑन वन ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ऑन वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल। अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है किसी भी एक मॉलिक्यूल के, दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो कहीं भी अटैक करा दो, बट दोनों अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट रहे तो क्या करेंगे, इसके डाउट के लिए कल की क्लास रहेगी। ठीक है, पर अभी दोनों सेम है, तो दोनों सेम में इसने उस पर अटैक किया, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बना। प्रोडक्ट यहाँ से पहला मॉलिक्यूल एज इट इज CH3 C+OH, और जो आपका बेचारा सेकेंड मॉलिक्यूल था वो क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि C पे शिफ्ट हो जाएंगे तो CH2 नेगेटिव बन जाएगा। तुम्हें तो पता है कार्बन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, और ये C+OH, समझ रहे हो। ये हो गई पहली स्टेप। अब जो ये पहली स्टेप यहाँ पर होती है, ये पहली स्टेप ही इस रिएक्शन की RDS कहलाती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सी स्टेप आप लोगों की RDS है ये पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये रिएक्शन बिकॉज ये आपकी स्टेप नंबर 1 ही RDS है, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का तड़का अगर लगाएं हम, तो जो रेट है वो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी RDS के सबस्ट्रेट पर। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, RDS के सबस्ट्रेट पर। तो RDS के सबस्ट्रेट्स क्या हैं, या फिर RDS के रिएक्टेंट्स क्या हैं। तो RDS के रिएक्टेंट एक तो आप लोगों का खुद वो अल्डिहाइड है, ठीक है, तो अल्डिहाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, बेस की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, 2 लोगों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, तो ये उसका रेट है। अगर तुम OH नेगेटिव को वेरी करोगे तो भी एल्डोल कंडेंसेशन वेरी होगा, उसका रिएक्शन का रेट। अगर अल्डिहाइड की कंसंट्रेशन वेरी करोगे तो भी आप लोगों की रिएक्शन का रेट वेरी होगा। एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन आप लोगों की कैसी रिएक्शन होती है,
एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और साथ ही साथ में ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि हम लोगों का जो एक मॉलिक्यूल आपके एल्डिहाइड का वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना, ऊपर एक मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो वो जो मॉलिक्यूल आप लोगों का वैसे ही पड़ा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, और दूसरा आपका जो मॉलिक्यूल है वो बेचारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? कार्ब अनायन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से अगेन एक और छोटा सा MCQ क्रिएट हो जाएगा कि आप लोगों का जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, उस एल्डोल कंडेंसेशन का इंटरमीडिएट कौन होता है? ये भी एक प्रकार का यहाँ से MCQ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, फ्री रेडिकल है कि कौन है? तो कार्ब अनायन है। अच्छा, तो अब ऊपर में वो कार्ब अनायन बना पड़ा हुआ है, तो ये रहा CH2, यहाँ पे ये नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और ये H। अब क्योंकि ये कार्ब अनायन है, इस पर क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, ये चाहता है अटैक करना। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली ये अटैक करना चाहेगी एक ऐसे सेंटर पे जो पॉजिटिव हो, और खुद पे तो अटैक कर नहीं लेगी। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है। तो होगा कैसे कि ये जो कार्बन आयन में जो कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, ये चला अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, 1 मिनट, हाँ ये क्या हो गया, 2 मिनट रुको, कहाँ गए, हाँ, ये चला अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर किधर? ये इस कार्बन पे अटैक करने। तो अटैक करना है मतलब बॉन्ड बनाना, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी खोपड़ी चला लो, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे तो वैसे भी 2 लोन पेयर पहले से होते ही हैं। अच्छा, अब ये जो स्टेप होती है अटैक करवाने वाली, ये स्टेप आप लोगों की रिवर्सिबल होती है, ये थोड़ा सा याद रखोगे। वैसे नहीं भी याद रखा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे C, ऊपर में क्या क्रिएट हो गया? O नेगेटिव। समझ गए होगे कि किस वजह से क्रिएट हुआ है। अच्छा, H तो देखो उसके साथ है, मैं डंडी बना के H नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। इससे अभी कौन कनेक्ट हो गया? यहाँ पे CH2 आके कनेक्ट हो गया, और उस CH2 से ऑलरेडी क्या कनेक्टेड है? एक CHO ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, एक बीच की एक स्टेप बनकर तैयार हुई है। अब एक्चुअल में हम लोगों का जो एसिडिक हाइड्रोजन हमने जो निकाला था, कहाँ निकाला था हमने अपना एसिडिक हाइड्रोजन? देखो ये वाले पहले मॉलिक्यूल ने अपना एसिडिक हाइड्रोजन किसको दे दिया था? OH को दे दिया था। OH को देने के बाद वहाँ पे वो OH और H मिलकर क्या बनाए थे? वाटर बनाए थे, जिसको मैं लिखना भूल गई हूँ। वही वाटर अभी सेकेंड स्टेप में वापस आता है, ठीक है। ये स्टेप अभी ख़त्म नहीं हुई है, वही आप लोगों का वाटर वापस से आता है। क्यों आता है वो वाटर वापस से? ठीक है, इसी स्टेप को मैं यहाँ पे वापस से लिख रही हूँ। इसको स्टेप नंबर 3 मत करना, मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिख रही हूँ वहीं पे क्योंकि खिचड़ी जैसा दिखने लगेगा फिर वाली चीज़, ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रही हूँ। लेकिन वही वाटर वापस से आता है, और ये लोग बोलते हैं कि लाओ हमने जो अपना H तुमको दिए थे, तुम अपना हमारा जो H है हमें वापस कर दो। तो हमने जो अपना H आपको ऊपर दे दिया था, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन वाला H, वो हमें वापस कर दो। तो ये जो O नेगेटिव है ये फिर चला किस पर? उसी H के पास कि लाओ हमें अपना H वापस चाहिए। तो वो ऑक्सीजन बेचारा शरीफ है, वो दे देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पे CH, ऊपर ऑक्सीजन को वो H मिल गया, तो ये क्या हो गया? OH। ये क्या नीचे है? CH2, और यहाँ पे क्या है? CHO। तो तुम देख लो, बन गया हम लोगों का कंपाउंड। ये आप लोगों का CHO कौन हो गया? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ये बाजू की पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा, और बीटा पोजीशन पे OH, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार। तुम चाहो तो इसका IUPAC नेम कर सकते हो। IUPAC नेम कैसा होगा? ये आपका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और ऑब्वियसली ये कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन का है तो ऑब्वियसली इसका नाम रहेगा ब्यूटेनल, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन पे OH है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। आगे मैं किसी की भी नामकरण नहीं करूँगी अनलेस एंड अनटिल वो कोई कठिन वाला पार्ट ना आए, ठीक है, बाकी तुम खुद कर लेना। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने हमारा एल्डोल बना के तैयार कर लिया। ये थी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब इससे चीज़ें हमने सीखी क्या क्या, एक दो बार प्रैक्टिस करके देखना आज के दिन, रात भर, सुबह भर, ताकि कल जब हम लोग क्रॉस वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तब तुम्हें ईजी पढ़ना चाहिए। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है।
जिन लोगों को बोर्ड्स की तैयारी करनी है उनको इतना याद नहीं रखना है, वो मैं उनके से मार्क करा दूंगी, उनको क्या क्या याद रखना है। अच्छा, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है ये याद रखना है, कार्बन आयन। और उसके बाद एक 5वां पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, वो ये कि अगर इमेजिन करो, अगर जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, ठीक है, प्लस और CH3 C डबल बॉन्ड O, इसमें से मान लेते हैं ये CD3 है और ये H है, और पेपर में आपको मैकेनिज्म दी हुई है कि OH निगेटिव का अटैक इनिशियली CD3 पे हो रहा है, मतलब ड्यूटेरियम वाले पे हो रहा है। वैसे इस H पे भी कर सकता था, लेकिन मान लेते पेपर वाले ने तुम्हें दिया है कि ड्यूटेरियम पे अटैक हो रहा है, तो उसको ये जानना है कि प्रोडक्ट तो बनेगा, एल्डोल बनेगा, तो वो एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होगा, तुम्हें ऑप्शन दे सकता है। तो ध्यान रखना, कई लोग उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। अपन बहुत ही पेशेंटली काम करते हैं, स्टेप्स लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले स्टेप में जब ये OH निगेटिव उस ड्यूटेरियम पे अटैक करेगा तो ड्यूटेरियम को निकाल के भगा कर लेकर जाएगा। जैसे H को भगा के लेके गया था तो H2O बन गया था, अब ड्यूटेरियम को भगा कर लेकर जाएगा तो DOH बन जाएगा, बराबर। प्लस ये पहला मॉलिक्यूल आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, CD2, ऊपर में नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा तुम भी जानते हो। स्टेप नंबर 2 में यही निगेटिव स्पीशीज यहाँ पे अटैक करेगी, ये आगे शिफ्ट होगा और जिस D को भगाकर लेके गया था वो O वापस से उस D को खींच के ले आएगा, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, जो डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, O के साथ D आ गया और यहाँ पे H तो है ही तो इसको CH लिख लेते हैं। ये कार्बन CD2 से कनेक्ट हो गया और CD2 के पास CHO तो है ही है, ऐसे ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जिस इंसान को मैकेनिज्म आती है वो किसी भी प्रकार के चेंजेस के साथ बहुत ही ईजीली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, नहीं। अब इसके बाद और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट के प्रवचन सुनते हैं हम लोग। एल्डोल तो हमने बना लिया, लेकिन अब जो आप लोगों का एल्डोल बना है, अगर उस एल्डोल के पास और भी आप लोगों के एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी जैसे ऊपर मैंने जो सबस्ट्रेट लिया था, कौन सा लिया था सबस्ट्रेट, CH3, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, एक चला गया तो 2 तो बचे ना। तो अगर आपके पास जो एल्डोल बना, उस एल्डोल के पास यदि एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और आपने बेस की क्वांटिटी भी ठीक ठाक रखी है, मतलब आप लोगों का बेस खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बेस खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके पास बेस है तो बेस के प्रेजेंस में वही अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल बन जाने के बाद आप लोगों का क्या परफॉर्म करता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। अब पास्ट टेंस में जाओ, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि कोई और नहीं बल्कि याद करें सेटजेफ और हॉफमैन रूल को फॉलो करवा, मतलब इसके थ्रू हमने पढ़ा था, राइट। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एल्डोल बन जाने के बाद। और क्या हमेशा बीटा एलिमिनेशन होगी, नहीं। अगर एल्डोल के पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है तो ही बीटा एलिमिनेशन होगी। अब अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन से बाहर जा ही रहा होगा, एलिमिनेट तो हो ही रहा होगा। तो क्या एलिमिनेट हो रहा होगा आप लोगों के रिएक्शन से, यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO2 एलिमिनेट होता है, अमोनिया एलिमिनेट होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे H2O एलिमिनेट होता है, ये पॉइंट, ठीक है। एल्डोल बन जाने के बाद यदि एल्डोल के पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन फिर से वापस से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और वापस से एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेने के बाद वो क्या बनाता है आप लोगों का अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। क्यों मैंने बीटा अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कहा इस चीज़ को, इसको भी समझते हैं, लेकिन ये याद रखना पहले एल्डोल बनता है उसके बाद अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। कई लोग पूरा एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लेते हैं और उनको आखिरी तक नहीं पता होता कि एल्डोल रिएक्शन अलग है। एल्डोल यानी कि जो मैंने ऊपर करके दिखाया, और एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि आपका अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल, एल्डोल का प्रोडक्ट क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अब ऊपर वाले ही प्रोडक्ट को हम लोग करके दिखाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन उसका। जैसे कि आप लोगों के पास है CH3
CH, यहाँ नीचे में लटक रहा है OH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे था CHO। तो ऑब्वियस है कि हमको इस पोजीशन में होना अभी एल्डोल बनने के बाद, और अल्फा हाइड्रोजन वो तो है, और बीटा पोजीशन में तो OH ऑब्वियसली रहेगा। तो जो आपने अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, अभी यहाँ से एक H निकलेगा। ये जो H2 है ना, इस H2 को ऐसे ना लिखते हुए ये एक H में ऐसे लटका देती हूँ, ये चीज़ ऐसे निकलेगी, देखो बाहर। और जब ये ऐसे निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CHO। ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन। क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, और फंक्शनल ग्रुप एक अल्डिहाइड है, देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये आप लोगों का प्रोडक्ट बना। और ये जो प्रोडक्ट बना इसका एक बहुत ही फेमस नाम है, तुम आयुपैक नेम भी कर सकते हो उसका, वो मैं नहीं करूँगी, वो तुम खुद करते बैठना। पढ़ाई किस लिए, GOC इसी काम के लिए कि तुम खुद करो। लेकिन इसका कॉमन नेम तुम्हें हमेशा याद रखना है, इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोन अल्डिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोन अल्डिहाइड, ये ना भूलना। ठीक है, ये है आप लोगों का क्रोटोन अल्डिहाइड, बराबर। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी। अब ये जो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हें सिखाई है, इसे हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। मैंने पहले ही देखो ऊपर लिख के दे दिया था कि ये सिंपल है, सिंपल में भी ये बेस है। क्यों इसे सिंपल कहते हैं, क्योंकि आपने दोनों के दोनों सबस्ट्रेट्स सेम लिए हैं। अब अगर मान लेते हैं तुमने दोनों सबस्ट्रेट अलग लिए होते, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों सबस्ट्रेट क्या लिए, एसिटिल्डिहाइड। अगर मैं दोनों सबस्ट्रेट अलग कर दूं, जैसे एक एसिटिल्डिहाइड ले लूं, एक प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लूं, तो फिर वही कंडेंसेशन आप लोगों की क्या कहलाएगी, क्रॉस एल्डोल। वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, आज की क्लास में नहीं पढ़ना है। तो अभी जो तुम्हें मैंने सिखाया ये कौन था, आप लोगों का एक सिंपल एल्डोल। अब इस सिंपल एल्डोल में एक पॉइंट नंबर 6 याद रखो। पॉइंट नंबर 6 ये होता है कि आप लोगों के पास जो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होती है, ठीक है, CR, इन सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ओनली कितने 1 प्रोडक्ट बनते हैं, मात्र एक प्रोडक्ट, क्रोटोन अल्डिहाइड म्हणजे क्रोटोन अल्डिहाइड, उसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। लेकिन जब आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हो तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोगों के प्रोडक्ट्स 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। वो कैसे बनते हैं, कैसे गिनेंगे, वो सब सिखा दूंगी। लेकिन सेल्फ में आप लोगों का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, आप लोगों का सिंपल में आपका हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपने मान लेते हैं एक सिंपल लिया, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल, 2 सबस्ट्रेट्स आर सेम। याद रखना, 2 सबस्ट्रेट्स आर सेम। जब दोनों सबस्ट्रेट्स आपके सेम होंगे तो मात्र एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट अगर आप डिफरेंट लोगे तो फिर प्रोडक्ट बदल सकता है, बट वो हम देखेंगे कैसे। तो ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन थी। इसका एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ पूरा मैकेनिज्म के साथ, ताकि थोड़े से बात बुद्धि में जाए। फिर इसकी मैं ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग ले लेते हैं एसीटोन, एक कीटोन के साथ बनाते हैं। तो एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आता है आपका CH3। एग्जैक्टली क्योंकि हम सिंपल पढ़ रहे हैं तो सिंपल में मैंने एक और एसीटोन मॉलिक्यूल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अभी इसमें कोई एक मुझे अल्फा हाइड्रोजन शो करना है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन मुझे शो करना है मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ CH2 करके यहाँ H कर लेती हूँ, यहाँ पे OH निगेटिव। अब ये जो OH निगेटिव मेरा है ये अटैक करने आया, कहाँ पे आया, इस H पे। ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए। तो इस रिएक्शन से मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन के आया, आपका वो जो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पहला मॉलिक्यूल वैसे का वैसी, दूसरे मॉलिक्यूल में आ गया CH2 निगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा H2O। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आप लोगों के पास जो CH2 नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। तो ये देखो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 C ऊपर में आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आएगा CH3, इससे कनेक्ट हो जाएगा CH2 से फिर C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3। मेरे हिसाब से ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है कि मैं कैसे लिख रही हूँ। अगर मान लेते हैं मैं बहुत ही क्विक करती जा रही हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ जुड़ी, तो थोड़ा सा उस चीज़ को पॉज करना, 2 मिनट रुको। हाँ,
ठीक है, तो रिज्यूम करते हैं जहाँ से ये चीज़ें छोड़ी थी। हाँ, अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मान लेते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को जोड़ रही हूँ, क्योंकि पहली टाइम जब भी कोई एक इंसान करता है ज़रूरी नहीं है कि उसको भी भेजे में बात एकदम जल्दी जल्दी घुस जाए। तो आप अपना कैसा कॉपी पेन लेके बैठना, एरोज वगैरह प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना और चीज़ों को जोड़ना, बराबर बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद अब क्या होता है, अब आता है मेन काम। मेन काम क्या कि ये जो ऊपर में H2O तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन लेके बैठा था, उससे हम लोग जाते हैं अपना H+ छीन कर लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाली स्टेप में आप लोगों का H2O से आपने हाइड्रोजन छीना, हाइड्रोजन छीन कर ऊपर में जो O नेगेटिव है उसको दिया ताकि वो OH बन जाए, और ये लो, ये बन के आपका प्रोडक्ट तैयार। ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट एल्डोल है? हाँ, ये प्रोडक्ट एल्डोल है। क्यों ये प्रोडक्ट एल्डोल है? एल्डोल की परिभाषा क्या है? देयर शुड बी वन OH ग्रुप, देखो यहाँ पर है, एंड देयर शुड बी वन कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के नाम पे देखो ये C डबल बॉन्ड O भी यहाँ है। तो देयरफॉर यस इट इज़ अ एल्डोल। बट इस एल्डोल को हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। हो सकता है मेरा बीटा सुंदर ना दिखे, अपने हिसाब से सुंदर बना लेना। क्यों बीटा कहा? क्योंकि इस पोजीशन को अल्फा नहीं कहते, उसकी नेक्स्ट पोजीशन को अल्फा कहते हैं। सो दिस पोजीशन इज माय अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा, और उस बीटा से जुड़ा है OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी। लेकिन इसे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड नहीं कहेंगे, इसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन सकता है अगर सबस्ट्रेट कीटोन होगा तो, और वहां पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेगा अगर मेरा सबस्ट्रेट अल्डिहाइड हुआ तो। समझ गए? ओके। अब मान लेते हैं ये मेरी रिएक्शन स्टॉप हो गई। इस रिएक्शन को क्या मैं फर्दर करवाना चाहती हूँ? मेरी चॉइस पे नहीं है कि मैं उसको फर्दर करवाऊंगी कि मैं उसको फर्दर नहीं करवाऊंगी। आप लोगों की जो अल्फा पोजीशन है, उस अल्फा पोजीशन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये फर्दर एलिमिनेट होगा। कैसे ये फर्दर एलिमिनेट होगा? सिंपल सा रूल है कि आपको रिमूव करना है H। कहाँ से? फ्रॉम अल्फा पोजीशन। एक H अल्फा पोजीशन से हटाओ, और OH को रिमूव करना है कहाँ से? फ्रॉम बीटा पोजीशन। और रिमूव करने के बाद ऑब्वियसली बाहर कौन निकल जाएगा? H2O, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3। उसके बाद उस अल्फा और उस बीटा के बीच में क्रिएट हो जाएगा इस प्रकार से डबल बॉन्ड। एक H चला गया तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही H बचेगा। ये इस तरीके से प्रोडक्ट। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का भी एक कॉमन नेम है। आयुपैक नेम तो तुम कर ही सकते हो, चलो मैं ही कर देती हूँ ताकि रिवाइज हो जाएगा। जैसे इसको 1st नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, 5 कहीं भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये CH3 मेरा क्या बन गया? दिस CH3 विल बी माई लुकेंट। सो आई विल राइट 4 मिथाइल, कैपिटल METHYL। उसके बाद नेक्स्ट में कितने कार्बन है? 5। सो आई विल राइट पेंट। पेंट के बाद मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, देन इट विल बी 3 EN। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे 2ONE। आई होप सो कि किसी को कोई डाउट नहीं हो। परंतु सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे ऊपर वाले का कॉमन नेम क्रोटोनल्डिहाइड था, इसका भी एक कॉमन नेम है। ये कॉमन नेम भी आपको अपनी छोटी सी बुद्धि में याद रखना है। दिस इज नोन एज मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, ये कॉमन नेम क्या कहलाएगा? मेसिटाइल ऑक्साइड। ये तुमको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन मेंस वगैरह के एग्जाम में सिंपल पूछा जाता है कि इस प्रोडक्ट से क्या बनेगा, कॉमन नेम लेट से दे दिया। तो कॉमन नेम जब हमको याद नहीं होता है तो उसी वक्त हम लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, कि ये क्या बोला गया है यही समझ में नहीं आ रहा। तो ज़्यादा कॉमन नेम यानी कि ज़्यादा GK फैक्ट्स आप लोगों को इकट्ठा नहीं करने हैं। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, वही तुम्हें याद रखना है। अच्छा, अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे अचानक से एक और चीज़ याद आई है, इससे भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अपनी पूरी मैकेनिज्म पे फोकस करो। जैसे कि पूरी जब रिएक्शन हो जाती है, उस पूरी रिएक्शन में जब हम उस रिएक्शन को उसके अंतिम चरण तक यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन तक जब मैं उसको पहुंचा देती हूँ, तो एल्डोल कंडेंसेशन तक पहुंचा देने के बाद H2O बाहर निकलता है।
वो जो H2O बाहर निकल रहा है उसके पास O कहाँ से आया? अब कैसा बेचकाना सवाल है, तुम बोलोगे O कहाँ से आया, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से आया होगा, ऑब्वियस है। ओके, दो जो H है वो H कहाँ से आए, उस पर हम लोग एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एक H यहाँ से आ रहा है O के पास से, और एक H कहाँ से आ रहा है, ये वाले ग्रुप के पास से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना कि इन एंड जो आखिरी में आप लोगों का H2O जिसे हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, उस H2O का जो एक H है वो कहाँ से आता है आप लोगों के, कहाँ से आता है, वो H कौन देता है, उस H के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, ये इस H के ऊपर मैंने स्टार बना दिया। ये H कहाँ से आया, यहाँ ये वाला H है, ये वाला H कहाँ है, ये वाला है, यानी कि इनिशियली जिससे आपने एक H निकाला था ये वो वाला H है। यानी कि ये H कहाँ से आता है, आपके क्या कहेंगे इसको, फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल हुज कार्ब अनायन इज फॉर्म्ड, ये बेटर लैंग्वेज हुई, जिसका कार्ब अनायन बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट O कहाँ से आता है, O कहाँ से आता है, क्या उसी कार्ब अनायन वाले मॉलिक्यूल का O निकल रहा है क्या, नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल का O निकल रहा है, राइट। तो ये O कहाँ से आ रहा है, O आप लोगों का उस मॉलिक्यूल से आ रहा है विच रिमेन्स एज इट इज़, जो वैसे का वैसी था। अब H2O के साथ में, ठीक है, एज इट इज़, H2O के साथ में एक H और निकला है, वो H कहाँ से आया है, तो ध्यान देते हैं उस H पर भी। इस O को H मिला था, उसके पास पहले से नहीं था, पहले से तो वो O निगेटिव था, उस O निगेटिव को हमने कन्वर्ट किया है OH में। तो ये H कहाँ से आया, फ्रॉम H2O के पास से आया। H2O यानी कि कोई पानी हमने डाला है क्या बाहर से, नहीं, जो पानी ऊपर वाली स्टेप में क्रिएट हुआ था, यानी कि वही आप लोगों के जिस H को आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, रिमूव किया था, वही वाला बेचारा H। यानी कि इनडायरेक्टली ये वाला जो पूरा प्रवचन है, यही वाला, एक मिनट, यही वाला सेम प्रवचन आप लोगों का यहाँ भी होगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लगा देते हैं, हाँ, लिख लेना नोट्स कॉपी में, मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है फिलहाल कि मैं उसको वहाँ लिख सकूँ। ये वहीं से आ रहा है। तो अब मान लेते हैं कल को क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, 2 मिनट, बैटरी भी कम है बहुत, ठीक है, मान लेते हैं कल को क्वेश्चन ऐसा रहा, CH3 डबल बॉन्ड O और ये H, प्लस मान लेते क्वेश्चन है CD3 डबल बॉन्ड OH, और क्वेश्चन वाले ने ही तुमको दे दिया है कि लो OH निगेटिव जो है आपका अटैक कर रहा है यहाँ। उसको कुछ नहीं जानना है, बस इतना मत जानना है कि फाइनल प्रोडक्ट में जो कंडेंसेशन होने के बाद H2O बना, D2O बना कि HDO बना, ऐसा कुछ जानना है। तो उसमें एक बात पे फोकस रखना, O कौन देगा, जो वैसे का वैसी पड़ा है। लेट्स से इस O के ऊपर स्टार है और इस O के ऊपर स्टार नहीं है, तो एक ऑप्शन कल को ये भी हो सकता था D2O स्टार बना। तो याद रखना, जो आप लोगों का जैसे का जैसे ही रहता है, जिस पे अटैक नहीं होता, वो अपना O देता है, तो O वहाँ से आएगा। और बाकी के जो 2 रहते हैं हाइड्रोजन्स, वो हमेशा वही देता है जिस पे अटैक होता है। तो अटैक किस पे हुआ है, CD3 पे, तो दोनों हाइड्रोजन वहीं से आएंगे, यानी कि इनडायरेक्टली D2O बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट क्रिएट किया जा सकता है। ओके, अभी एक और चीज़ बतानी थी तुम्हें, एक क्वेश्चन करवा के देना था, और तो कुछ बताना मुझे था नहीं, जैसे कि एक क्वेश्चन अपने लिए करके रखो, कल जब मैं एसिड कैटेलाइज पढ़ाऊंगी तब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे कि तुमने इसका आंसर बनाया है तो तुम्हारा आंसर कैसा आया। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कभी भी ऐसा लिख कर नहीं आएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझना होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये करके रखना। अच्छा, और उसके अलावा क्रॉस वाला तो देखो मैं अभी बता नहीं रही हूँ, ठीक है, सिंपल वाला ही बताती हूँ। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन मैं करवा के देती हूँ, उस एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आप लोगों के पास ये इस टाइप का एक यूनिट है, इस पे ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ऐसी ही आप लोगों के पास एक दूसरी यूनिट है, साइक्लिक कीटोन है और कुछ नहीं। अब इस साइक्लिक कीटोन में हमने डाल दिया है BaOH होल ट्वाइस 2, समझ जाओ। अच्छा, अब प्रोडक्ट क्या है, दोनों सेम है। ये BaOH होल ट्वाइस 2 के पास OH निगेटिव होगा
OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? अल्फा कार्बन कहाँ है? इस पोजीशन के बाजू वालों को अल्फा कहते हैं। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब 2 हाइड्रोजन इसके पास है। तो ये OH नेगेटिव गया इस हाइड्रोजन को उठाने। तो ये OH नेगेटिव जब बाहर आया उस हाइड्रोजन को उठाकर, तो वो बन गया H2O। भूल जाओ उसको। पहला आपका मॉलिक्यूल बेचारा वैसे का वैसी ही, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल की क्या हालत हुई? एक रिंग है, रिंग में डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। फिर यही निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये वाला ऊपर शिफ्ट होगा, बराबर। आगे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये आप लोगों की रिंग में जो ऊपर का डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड O निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इस पार्ट से कौन जुड़ गया? इस पार्ट से जुड़ गया कौन? ये वाला कार्बन, ठीक है। यानी कि रिंग जुड़ गई, रिंग का एक कार्बन जुड़ गया और ये इस तरीके से, बराबर। फिर क्या होता है बाद में? तो तुम जानते हो कि ये O नेगेटिव बाद में H ढाप के ले आता है और ढाप के लेके आने के बाद, सॉरी इम्प्रॉपर लैंग्वेज, बट ठीक है, आज सुबह सुबह ही मैंने किसी एक इंसान को ऐसा बोलते हुए सुना है क्लास में। सो देयर फॉर वो एक्सप्लेन कर रहा था बेचारा, कुछ छोटा बच्चा। तो ये ऐसे, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट विल बी नोन एज एल्डोल। तो उसमें घबराने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अरे ये क्या बन गया, हाय तौबा। बहुत ही ईजी पार्ट है, आराम से तुम्हारा बन जाएगा। ख़त्म कहानी। जितना बताना था सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो ये हो गया आपका सिंपल एल्डोल। सिंपल एल्डोल में मैंने क्या किया है? कुछ भी नया नमूना कार्य नहीं किया। जो सेम अल्डिहाइड या सेम कीटोन्स के बीच में बस क्या करवाइए? रिएक्शन करवाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसको ऐसा कतई ना समझे कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ थ्योरी दे रहे। अब बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक पे, जिसके लिए कई सारे प्राणी लोग वेट कर रहे होंगे, वो है ट्रिक। देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? उस क्वेश्चन की ट्रिक से ये बात तुम याद रखना, मैं 2 तरीके बताती हूँ, उससे आप डायरेक्ट एक एल्डोल का प्रोडक्ट भी बना सकते हो और आप एक एल्डोल कंडेंसेशन वाला भी प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उस ट्रिक का तरीका ऐसा है कि आपके पास फिलहाल आज की क्लास के लिए दोनों मॉलिक्यूल सेम है। तो जो दोनों मॉलिक्यूल सेम है उन्हें कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। CH, उसका जो डबल बॉन्ड O है, ऊपर ना लिखते हुए मैंने ऐसा नीचे लिखा। जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस दूसरे मॉलिक्यूल का CHO नॉर्मल तरीके से लिख दो। अल्डिहाइड मतलब CHO ही होता है ना। और फिर क्या लिख दो? CH3 होता है, तो CH3 को CH3 ना लिखते हुए CH2 लिखो और एक H ऐसे नीचे लटका दो, ठीक है। अच्छा फिर क्या करो? अब अगर तुमको प्रोडक्ट एल्डोल वाला बनाना है, अगर तुम्हें एल्डोल वाला प्रोडक्ट बनाना है तो क्या कर दो? शिफ्ट कर दो H को टूवर्ड O, ठीक है। यानी कि क्या करना है मुझे? इनडायरेक्टली आप लोगों के पास CH3 CH डबल बॉन्ड O है प्लस CH2 CHO और यहाँ पे H है, ये H बस यहाँ करवा दूंगी मैं शिफ्ट और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। तो यानी कि देयरफॉर यहाँ से मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो CH3 CH। अब ऑब्वियस है कि डबल बॉन्ड OH तो कोई गधा लिखेगा नहीं, सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड OH होगा। ऊपर से CH और CH2 को मैंने ज्वाइन करवाया। CH3 मत लिख देना क्योंकि वहाँ से हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट विल बी नोन एज एल्डोल। लेकिन अगर तुम्हें यही प्रोडक्ट आपको एल्डोल कंडेंसेशन का लिखना है, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? आपको पूरा डबल बॉन्ड तक पहुंचना है। तो जब डबल बॉन्ड तक पहुंचना है तो डबल बॉन्ड पे पहुंचते वक्त वो जो डबल बॉन्ड O वाला पहला मॉलिक्यूल है उसको तो कुछ मत करो, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में H2 एलिमिनेट होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, तो नीचे में एक हाइड्रोजन लटकाने के बजाय ऐसे 2 हाइड्रोजन लटकाने का, ठीक है। उसके पास कितने हाइड्रोजन लटकाने का? आप 2। और सिंपली तरीके से ये हटाओ, एलिमिनेट करो और इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट कर दो। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH। नीचे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो क्या कुछ है ही नहीं, CH है CHO है और अब उनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ये ऐसे, ये ट्रिक है करने की। सेम इसी तरीके से तुम वो जो एग्जाम्पल है एसीटोन, उस एसीटोन का भी ट्रिक से करके देख लेना और चेक करना कि मैंने जो आंसर निकाला था क्या वो आंसर तुम्हारा ट्रिक से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बस ख़त्म। याद रखना
तो एल्डोल करना है तो कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना, ठीक है, एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो एटलीस्ट 2 एसिडिक हाइड्रोजन होना। क्यों? क्योंकि पहले आप लोगों के पास एक हाइड्रोजन जाता है और उसके बाद वापस से बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने के बाद एक और हाइड्रोजन जाता है। तो अगर एक और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। मैंने अभी जो ये रिएक्शन बताई है ये सिंपल बताई है। सिंपल का मतलब बेस कैटेलाइज्ड, ठीक है। बेस कैटेलाइज्ड में भी सिंपल, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे क्या थे, सेम थे, लेकिन इसी सेम रिएक्शन को हम लोग एसिड कैटेलाइज के साथ भी कल करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने हैं कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वगैरह वगैरह, और फिर हम क्रॉस एल्डोल करेंगे। लेकिन क्रॉस एल्डोल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि सिंपल एल्डोल की मैकेनिज्म तुम्हारे हाथों के टिप पे होनी चाहिए एकदम। अच्छा, अरे एक पार्ट देखो मैं अगेन भूल गई, वो अभी मैं बता देती हूँ, मुझे याद ही नहीं था। देखो वो पार्ट ये है कि जब हम लोग मैकेनिज्म की स्टेप नंबर 1 करते हैं तो मैकेनिज्म की स्टेप नंबर 1 करते वक्त हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कुछ याद मतलब एक सिंपल सा टॉपिक है वो OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव लेटर से कि यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो जब ये यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये अटैक करेगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड OH। अब क्या मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ? हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में, तो हाँ बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर में O नेगेटिव, ये इस तरीके से, और यहाँ पे H। कल को एक छटाक भरी का क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डोल के रिएक्शन की मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, और उन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो आप लोगों का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो नोट्स कॉपी एक बार खोल लेना, और अगर याद है तो भी नोट्स कॉपी खोल लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला टॉपिक रिवाइज कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ वगैरह करके भी देख लेना। जंग लग गई होगी दिमाग में, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास कोई चीज़ पढ़ने के लिए नहीं और तुम पूरे फ्री फाकर बैठे हुए हो। हमेशा चीज़ें पढ़ने के लिए होंगी, बस ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या नहीं आता तुम्हें वैसे कुछ भी नहीं है, ढूंढा करो। लेकिन तो ये बेस कैटेलाइज्ड है, और मैं अभी ग्रुप में नीचे कमेंट करके बता दूंगी क्या ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में है कि नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, और अगर होगी तो जिन लोगों का बोर्ड टारगेट है वो इसको देखना, जिनको नहीं देखना है फिर वो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। जिनको देखना है वो देख सकते हैं अपना, और फिर जो बोर्ड्स में होगी वो मैं नीचे लिख दिया करूँगी, इन बोर्ड्स नॉट इन बोर्ड्स। तो अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सेट कर लो। कल हम लोग एसिड कैटेलाइज करेंगे, ठीक है। बट इसके मैकेनिज्म थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन कब किस पे अटैक कर रहा है, कहाँ अटैक कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर अभी ओवर करते हैं।